आई कैप का एग्ज़ाम 8 मार्च 2023, ये ऑटम कह रहा हूँ, सॉरी, स्प्रिंग 2023 का जो आई कैप का MFA का एग्ज़ाम है ये। अब इसमें शक्ल क्या होती है, नॉर्मली इन 2 सेक्शन बनाए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पेपर जिस वक्त आपको मिले आपने बहुत ही एहतियात से उनसे पूछ लेना है कि जी सेक्शन ए और सेक्शन बी को अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है। आई कैप ने क्या किया, 2-3 अटैम्प्ट्स इस तरह से हुई कि आई कैप ने बच्चों से कहा कि आपने सेक्शन ए अलग पेज पे करना है, अलग आंसर शीट पे, और सेक्शन बी अलग आंसर शीट पे करना है। चूँकि सेक्शन ए में थ्योरेटिकल सवाल होते थे और स्टैट भी बीच में मिक्स कर देते थे, और सेक्शन बी के अंदर होते थे न्यूमेरिकल सवाल, जिससे हमें साफ नज़र आया कि इन दोनों के एग्जामिनर फ़र्क हैं, इन दोनों की शीटें फ़र्क हैं। इसका मतलब ये चेकिंग के लिए अलग अलग जगह पे जा रही हैं, जिससे हमें ये तसल्ली हो गई कि आई कैप अब ये थ्योरी और न्यूमेरिकल को मिक्स नहीं करेगा। ख़तरनाक बात यह है कि इस सेशन में आई कैप ने ये शीटें अलग अलग वाला रूल ख़त्म कर दिया। उसके पीछे अब 2 रीज़न्स हो सकते हैं। रीज़न एक कि वो इतने स्मार्ट हो गए हैं, चालाक हो गए हैं कि वो खुद ही से ही स्कैन करने के बाद डिवाइड कर देंगे उसको, या दूसरा जो मैं नहीं सोचना चाह रहा या नहीं बोलना चाह रहा वो ये है कि शायद वो सोच रहे हो कि एक ऐसा सवाल बनाएं जिसमें न्यूमेरिकल भी आस्पेक्ट टच हो जाए और थ्योरेटिकल आस्पेक्ट भी टच हो जाए। अभी वो MFA में उस लेवल पे नहीं गए। सूनर और लेटर कभी भी उनका दिल करेगा MFA को मुश्किल पेपर बना दे, वो ऐसा करना शुरू कर देंगे। वो तो कोई ऐसा एक सवाल होगा, स्टार्टिंग एक सवाल से होगी जिससे आइडिया हो जाएगा कि बस अभी जालिम हो गए, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उस तरफ चल पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, हो सकता है उन्हें लगे कि जो गुड़ से मर जाए उसे जहर देने की ज़रूरत ही नहीं। तो अभी वो अलग अलग लेके चल रहे हैं, चीज़ें सही चल रही हैं, क्योंकि इस पेपर में अब बिगेस्ट इशू इज़ टाइम मैनेजमेंट। आइडियली ये नहीं करना कि न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिक्स किया जाए। आइडियली एक एरिया पकड़ के उसको ख़त्म करके फिर दूसरे एरिया में जंप करना चाहिए, इधर वो न्यूमेरिकल हो इधर वो थ्योरी हो। जब आप कहते हैं कि अच्छा एक सवाल वो कर लूँ, उधर से मैं न्यूमेरिकल कर लूँ, फिर वो कर लूँ, तो थ्योरी का अलग मिजाज है, न्यूमेरिकल का अलग मिजाज है। आपका एक पैटर्न, हाथ अलग चलना शुरू होता है। न्यूमेरिकल में हाथ में कैलकुलेटर होता है, चीज़ें और तरह से चल रही होती हैं। थ्योरी में आप सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अल्फाज बना रहे होते हैं, राइटिंग बेहतर कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल में राइटिंग इतना ज़्यादा आपको मैटर नहीं कर रही होती। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप पेपर में पहले थ्योरी या पहले न्यूमेरिकल, जो पोर्शन आपको अच्छा आता है आप उधर से स्टार्ट लें। अगर आपने मैनेजरियल पोर्शन अच्छा किया हुआ तो ये छोटा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, आप इसको पहले स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगेन फिर एक कट ऑफ टाइम रख लेना है कि इस टाइम से ऊपर हमने नहीं जाना। किसी भी तरह के एग्ज़ाम में हमेशा कोशिश करनी है पहले सीधे सवाल ढूंढने की कोशिश की जाए। तो मैं इस वक्त रीसेंट एग्ज़ाम डिस्कस कर रहा हूँ स्प्रिंग 2023 का। इसमें क्या हुआ, आपने आके देखा जी 10 सवाल आपने आंसर करने। MCQs में कोई 2-3 MCQ, 3-4 MCQ हमारे साइड के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस साइड के होते हैं। तो 3 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर तक वो हमें एलोकेट कर देते हैं मैनेजरियल पोर्शन को, और ज़्यादातर एलोकेट कर देते हैं वो न्यूमेरिकल भाई को। ये जो हम पेपर देख रहे हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त स्टैट जिंदा होता था, स्टैट का एक चैप्टर था वो ख़त्म कर दिया है कि अपने सेशन के स्टार्ट में। इसमें जो हमारे सिलेबस में जो चीज़ें अभी ज़्यादा लिखी हुई हैं, जो इस वक्त सेशन के बीच में आई कि अपने ख़त्म करवाई, इसमें वो भी होती थी, तो इसमें एक आध सवाल उसका भी नज़र आता है। तो मैं उसके सवालों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक सवाल बिला वजह माइनस हो जाएगा, जो अब रिसेंटली आई कि अपने माइनस करवा दिया। तो ये पहला सवाल है। आपको पता है MCQ जो है वो आपने एक पेज पे उसके सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा रिपीट नहीं करना होता, सिर्फ नंबर लिख देना होता है। देन हमने देखा क्वेश्चन 2 मैनेजरियल पोर्शन का, क्वेश्चन 3 मैनेजरियल पोर्शन का। 4 में इंडिपेंडेंट कुछ सिचुएशंस हैं, उसमें हमने बताना है। ये कोड ऑफ एथिक्स का सवाल है, चैप्टर 9 से आया हुआ सवाल है, लेकिन हमने इसका कुछ नहीं करना। ये जो ऊपर सवाल है, ये वाला सवाल, ये आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है। ये कौन सा चैप्टर था भला? चैप्टर 8। 10 नंबर का सवाल चैप्टर 8 से आ गया। क्वेश्चन 3 आउटसोर्सिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, चैप्टर 4 से और थोड़ा सा चैप्टर 5, यानी यूँ समझे IT वाले पोर्शन से पूछ लिया। ये वाला उन्होंने एथिक्स से पूछ लिया 6 नंबर का, यानी कि यूँ समझें कि 10 और 6 16, चैप्टर 7, 8, 9 की जो वो है वेटेज उसने 16 नंबर की रखी। फिर उसके बाद ये बीच में स्टैट का सवाल था, वो क्या करते थे इसी पोर्शन में स्टैट का सवाल भी डाल देते थे। इसे साइड पे करते हैं। पेस्टल एनालिसिस SBI के,
और SBI एक स्कूल है, लेकिन ये SBS है। तो वो मुतासर हो गए हमारे जो है ना, उन्हें SBI लिखते लिखते ना वो गलती से वो भूल गए कि आखिरी वाला आई है, वो स्कूल उन्होंने खामखा लिख दिया। तो चलें कोई बात नहीं, खैर है। स्टार बिजनेस स्कूल, उफ, स्कूल का वर्ड भी हमारा, बिजनेस वाला वर्ड भी हमारा, उन्होंने हमें स्टार प्रोडक्ट के तौर पे शायद काउंट कर लिया होगा। तो खैर हो सकता है सर एग्जामिनर ने उस टाइम ये नाम सोचो। हाँ, हो सकता है उस वक्त ये नाम सोचो और फिर ये नाम जो है वो चूँकि पब्लिकली आ गया हो तो फिर नाम बदल लिया गया हो। क्या बात कर दी। अगला कैंपस तो आपने खोलना ही है अगले सेमेस्टर, अगले attempt। वाह जी वाह, उन्होंने कहा अगली अटैम्प्ट में आपने एक और कैंपस तो खोलना है, उसका नाम ये रख दीजिएगा। ऐसे थोड़ी होता है, कैंपस की ब्रांच खुलेगी अच्छा, इसका मतलब खुलेगी सही। आगे अगले सेशन। आप अगले सेशन पता नहीं कैसे काउंट करें, मैं अगला सेशन वो आगे वाले को, अगली दफ़ा यही सेशन, गर्मियों वाला दोबारा। अच्छा जी, खैर अब पढ़ते हैं। ये हमें समझ आ गया कि हमारे सवालों की कंपोजिशन क्या है। पेस्टल से 10 नंबर का सवाल आ गया, IT से 5 नंबर का आ गया, 3 नंबर डिस्क्रिप्टिव में से आ गया और 16 नंबर जो है वो हमारे उन 3 चैप्टर्स में से आ गया। एक को हम क्रॉस कर देंगे। पेपर आपके सामने आया, आपने देखा एक सिनेरियो, आपने देखा सीधा सवाल, फिर आपने देखा सिनेरियो, फिर आपने देखा सिनेरियो। तो आपको समझ आया कि 2 भारी सिनेरियो हैं, 2 बड़े सिनेरियो, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 2, थोड़े से सिनेरियोज़ हैं, आधे आधे सफ़े पे मौजूद नज़र आ रहे हैं या कम से कम 1/3 पे नज़र आ रहे हैं। और एक सवाल नज़र आया जिसमें छोटे छोटे सिनेरियो हैं। जो छोटे छोटे सिनेरियो हैं प्रिज्यूम किया जा सकता है कि उसमें दिक्कत थोड़ी सी कम होगी। और एक सीधा सवाल, रटे वाला सवाल, जिसमें किरदार शिरदार उस तरह से नहीं है और मतलब उन्हें आउटसोर्सिंग और फलाना फलाना और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये नज़र आ रहा है हमें कि सीधा सवाल है, रट्टे वाला सवाल। तो पेपर में सबसे पहले रट्टे वाला, फिर छोटे सिनेरियो और फिर एंड पे बड़े वाले सिनेरियो। अच्छा, बड़े सिनेरियो अगर 2 हैं या 3 हैं, असल में सवाल ही कितने से होने हैं? हमारे एरिया की टोटल वर्थ इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल, तो 4 में से एक उन्हें सीधा देना पड़ता है। अगर सारे सिनेरियो बनाए तो फिर बच्चे कहेंगे कि जी वो 40-60 वाली रेशो कहाँ गई जो नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड वाली होती है कहानी। तो एक सवाल उन्हें लामहला सीधा देना पड़ता है, एक दरमियाना सा बनाना पड़ता है और 2 अच्छे मुनासिब से सिनेरियो बनाने पड़ते हैं। अच्छा, अब 2 सिनेरियो अगर आपने एंड पे करने हैं, सबसे पहले सीधा सवाल करना है, फिर छोटे वाले सिनेरियो। अभी ये इसमें हम डिस्कस नहीं कर सकते, ये अब सिलेबस से हमारे रिलेट नहीं कर रहा, पिछली अटैम्प्ट में सिलेबस से रिलेट कर रहा था। तो असूलन आपको पहले ये सवाल करना चाहिए, फिर ये सवाल करना चाहिए, ये 8 नंबर और ये 6 नंबर, 14 नंबर, और दूसरी तरफ 10 और 10 20। 14 नंबर में से शायद 11-12 नंबर लेना आसान है, लेकिन उस 20 में से 10 से ऊपर की जंग भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो पहले सीधा सवाल किया, फिर छोटे सिनेरियो किए, फिर बड़े सिनेरियोस को सामने रख के देखा कि आपको उनमें से कौन सा टॉपिक अच्छा आता है। मिलते जुलते नंबर हैं, दोनों 10-10 नंबर के सिनेरियो हैं, तो देखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है। एक में उन्होंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पूछ लिया चैप्टर 8 से, जिसको घोल के पीना है। अगर आपको फ़ौरन से याद आ रही हैं वो बातें तो फिर इसको पहले किया जा सकता है। और पेस्टल का सवाल, पेस्टल बाय डिफ़ॉल्ट एक इतना ओपन सा कॉन्सेप्ट है कि उसके लिए चैप्टर्स को रटा याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको पिक करते चले जाना है। आपने अब तक प्रैक्टिस की होगी कि अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, कौन सा सवाल पे किस तरह से किया जाए। तो याद है एक सवाल जो पूरे मॉडल पे तबसरा कराता है, सिचुएशन दी होती है, कहते हैं मॉडल के एलिमेंट्स पूरे करो, तो आप एलिमेंट्स की हेडिंग दे देते हैं और बस सिनेरियो पकड़ के लाइनें वहाँ पे डालते रहते हैं। तो पेस्टल वाला सवाल, उसमें उन्होंने कहा पेस्टल एनालिसिस करें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ऊपर। इसका मतलब है ज़िंदगी आसान होगी। मैं सवाल शुरू करूँगा, 2 सफ़े होंगे, एक सफ़े पे 3 हेडिंग्स डालूंगा, अगले सफ़े पे 3 हेडिंग्स डालूंगा और सबके नीचे मैं 5-5, 6-6 लाइनें खाली छोड़ दूँगा और सिंपली अब सवाल पढ़ता जाऊँगा और हर लाइन को गौर से देखते हुए किसी ना किसी उसमें क्लासीफाई करता जाऊँगा। सवाल ख़त्म, मेरा जवाब ख़त्म। तो ये ज़्यादा आसान होता है ये वाली केस स्टडी, जिसमें आपने एक पूरे मॉडल को एक पूरे मॉडल को सिनेरियो से उठा के पिक करना होता है। ये कम टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर ऐसा सवाल हो कि मॉडल एक्सप्लेन करो और सवाल में से चीज़ें पुट करो, उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऊपर वाले सवाल में उन्होंने एक मॉडल और पूछा है, उसमें उन्होंने पूछा है CSF के अंदर जॉनसन्स कॉल्स। वो कहते हैं आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन एंड रिलेट जॉनसन्स कॉल 6 स्टेप अप्रोच टू यूजिंग CSF फ्रॉम द सिनेरियो अबव। आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें और रिलेट करें। इसका मतलब है सवाल के 2 हिस्से हैं, एक है आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करें, हेडिंग दें और एक्सप्लेन करें, और दूसरा है सिनेरियो को
रिलेट करें। तो हो सकता है आप में से कोई कहे सर नहीं मैं वो वाले सवाल को आसान नहीं मानता, मैं इसको आसान मानता हूँ कि मैं पहले तो अपना रट्टा चेप दूंगा। भूल जाता है। स्टेप 1 लिखा, जल्दी से लिखा कि स्टेप 1 का नाम क्या है, उसके अंदर क्या होता था, फिर कुछ लाइंस का गैप जोड़ा, स्टेप 2 लिखा, फिर स्टेप 3 लिखा, 6 स्टेप लिख दिए। ये हौसला हो गया कि 10 नंबर है, मरे से मरे 4 आ जाने हैं। बात समझ रहे हैं? सर जी 10 इसमें से जो लिखना है तो 6 स्टेप्स में तो ये एक पेज की मुश्किल ही होगा। नहीं, असल में स्टेप्स और स्टेप्स के को इससे लिंक करके भी बताना है, और एक स्टेप और दूसरे स्टेप के दरमियान आप लाइन तो देने की कोशिश करेंगे। तो आपने आंसर शीट पे 3 हेडिंग्स लिख दी, 3 स्टेप आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन में फ़र्क है, आपने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, आइडेंटिफाई भी करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन का मतलब होता है हेडिंग देनी है और फिर उसके बारे में बात करनी है। तो इसकी हेडिंग क्या है? स्टेप 1 जॉनसन कॉसन 6 स्टेप बताए ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 की हेडिंग दी, उसके नीचे वो स्टेप बताया, फिर रिलेशन विद सिनेरियो ऐसे एक हेडिंग दी, तो आपका एक सफ़े पे 3 स्टेप से काम चल जाएगा। वो बीच में से लाइन उठा के लिखनी है। जिसकी राइटिंग ही बिल्कुल छोटी हो, जिसकी राइटिंग छोटी है वो गैप दे दे लाइंस के बीच में, सारी लाइंस के बीच में नहीं। जहाँ एक पैरा ख़त्म हो रहा है अगली लाइन के बीच में गैप दे दिया, हेडिंग से नीचे गैप दे दिया, हेडिंग से ऊपर गैप दे दिया। बात समझ रहे हैं? तो इसकी प्रेजेंटेशन और उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क है। तो अब अगेन जब एक सवाल उन्होंने पूछा कि ज़रा पेस्टल बता दो, तो आप कहेंगे ओके ये आपका सफ़ा है कैप की शीट का, आपने लिखा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। चाहे तो पेस्टल तरतीब से लिखिए, नहीं तो उस तरतीब से लिखिए जो आपको पसंद है। अगर आपको इकोलॉजिकल ज़्यादा अजीब सा लगता है, ठीक है, अगर हमसे कहते हैं इस पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस लगा दो, हम स्लैप लगा देते हैं, हम अगले को खा जाते हैं। जालमों ने पूछ लिया पेस्टल, तो PESTEL। और अगेन अगर आपको लगता है इकोलॉजिकल ज़्यादा औखी बात है तो उसको सबसे एंड पे लिख दें, लीगल को ऊपर लिख लें। तो ये आपने हेडिंग दी, अब आपने यहाँ लाइन स्पेस छोड़ना है, इससे ऊपर लाइन स्पेस होनी चाहिए, नीचे लाइन स्पेस होनी चाहिए, तो दरमियान में कुछ ब्लॉक्स बनने हैं। अगर आपने 3 लाइनें भी लिखी हुई हैं तो मोर देन एनफ है, क्योंकि आपने सिनेरियो से बाहर से तो नहीं ना लिंक कर देना, जो सिनेरियो में उसी की बात करनी है। थोड़ा सा तबसरा करना चाहें तो कर दें उसके ऊपर। तो जो आप आइडेंटिफाई हेडिंग दे रहे हैं ना, हेडिंग देने तक का भी आधा नंबर होता है नॉर्मली। इसकी मार्क्स एलोकेशन आई कैप ने ये बताई थी 2 मार्क्स पर एरिया, और एरिया कितने हैं 6, और नंबर कितने हैं सवाल के 10। उन्होंने नंबर ज़्यादा एलोकेट किए हैं कि आपसे गलती हो जाए या कुछ और, या आपको इकोलॉजिकल समझना है बीच में, चूँकि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है आपको। इंटरेस्टिंग बात है सवाल में इकोलॉजिकल था भी नहीं, मतलब कोई ऐसा वेरिएबल नहीं था। हाँ धक्के से तो हम डाल सकते हैं, लेकिन वैसा वेरिएबल नहीं था कोई। दूसरा इकोनॉमिक है। आपने सिर्फ चैप्टर सोचते जाना है ना। चैप्टर 1 में पॉलिटिकल है, चैप्टर 2 में इकोनॉमिक है, 3 में 2 थे, सोशल और लीगल, फिर 4, 5 IT है। तो टेक्निकली आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये 5 पूरे होते हैं। इकोलॉजिकल वो भूल गए, जिसकी जगह चैप्टर 6 उन्होंने दे दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 से लेके 5। अब आप कर सकते हैं, अब आप इतने सियाने हो गए हैं कि आप उन 4 सवालों को पढ़ें, स्टोरी की तरह से पढ़ें, समझें, सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे और आपको बड़ा हौसला हो जाएगा कि यस आपने 80 to 90% सही जज कर लिया, चूँकि अब आपका माइंड अच्छा बन चुका हुआ है। तो घबराना नहीं है इन सवालों से, हमें तो हर तरह का सवाल सॉल्व करना आता है। फिर भी भूल जाए, सबसे पहला लेक्चर पोर्टल पे जाके देखना है, उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। पोर्टल की एक्सेस नहीं है, रिवीजन क्लासेस हमारे वेब उस पर पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं SBI के, उसके अंदर भी आपको पहले वाले में ये पूरा प्लान मिलेगा कि वो 5 तरह के कौन से सवाल होते हैं, उन सवालों को कैसे करना होता है। तो एक की प्रेजेंटेशन ये हो गई। दूसरा जो है उसकी प्रेजेंटेशन ये है कि दूसरे में उन्होंने कहा आइडेंटिफाई करें, एक्सप्लेन करें और रिलेट करें। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन और रिलेट। आपने लिखा स्टेप 1, नीचे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक लाइन का गैप दे दिया और लिखा रिलेशन विद सिनेरियो या इन दिस सिनेरियो, ये हेडिंग दी, फिर गैप दिया
और यहाँ आपने मार्जिन रख दिया कि मैं बात वो करूँगा, फिर स्टेप 2 लिखा, फिर स्टेप 3 लिखा, तो एक सफ़े पे 3 स्टेप के साथ वो लाइंस की गैप से मिनिमम डाटा के साथ आपकी प्रेजेंटेशन सही हो जाएगी। एग्जामिनर को नज़र आएगा कि हाँ भाई इसने प्रॉपर ऑथराइज बड़े वेल स्ट्रक्चर्ड वे में सवाल को सॉल्व किया है। डन। सवाल बहुत भारी नहीं आने, हम लोगों ने भी मिड टर्म का लेवल बढ़ाने के लिए फाइनल का सवाल उठा के टेलर करके दिया आपको, वरना असल पेपर का लेवल है ये। आपको पेपर में 2 सिनेरियो मज़े के लगे, वो ये 2 थे, और ये 2 आपके रिसेंट पेपर से आए थे। तो वो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और उस तरह वाले सवाल वो कुछ भारी सवाल हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैं ओवर एवरी न्यू अटेम्प्ट ये समझने पे कायल हो चुका हूँ कि आई आप लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ाने के मूड में। ऑन सेफर साइड डर के मारे मैंने किताब में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दी हुई है, लेकिन आपने जब भी क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है, वो जो आपके पास 80-90 सवाल हैं, आपने सबसे पहले देखना है MFA का अपना सवाल 3 अटेम्प्ट अब तक हो चुकी हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर BMBS नामी पेपर का सवाल जो उठाया है, क्योंकि वो कैफ लेवल का ही उठाया हुआ है, तो कैफ टू कैफ सेम लेवल है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी MFA के अंदर की जो एग्जांपल्स किताब में जो ICAP ने दी हुई हैं वो मैंने उठा के जो दी हैं वो, और सबसे एंड पे आना है BMS के सवाल की तरफ। बहुत बढ़िया। सबसे एंड पे वो कब आना है, जब आप कहें मुझे बहुत अच्छा समझ आ गया और अब मुझे एक बड़ी केस स्टडी चाहिए, एक हैवी सवाल देखना है ताकि मुझे ज़रा मुश्किल सवाल करने आए। लेकिन अगर आप उसको करें और उससे डीमोटिवेट हो जाएं तो अच्छी बात नहीं है, उसको ना करें ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कम से कम उन सवालों में से 2 या 3 कम से कम सिर्फ अपना माइंड बिल्डअप करने के लिए कि आपको थोड़े से बड़े केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ भाई सवाल डिफ़िकल्ट होगा तो किस तरफ जा सकता है। तो हमने भी मिड टर्म में इसलिए एक सवाल को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो केस स्टडी ऐड की थी। खैर, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा पेस्टल। तो पेस्टल तो मैंने बाद में करना है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं पेपर कर रहा हूँ, अब हम असल में अप्रोच भी डिस्कस करें साथ। मैं पेपर करूँ, मैं करूँगा पहले रटे वाला सीधा सवाल। अच्छा, रटे वाले जब सवाल को देखा क्वेश्चन 3 को, तो इसमें भी 2 लेवल नज़र आए, एक बिल्कुल ये एक लाइन लिखी हुई थी और एक में थोड़ी सी बात लिखी हुई थी। तो इसमें भी पहले व्हाट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स, मैं कहता डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, पॉजिटिव डिस्टर्बेंस, और जो बिजनेसेस में चेंज लेके आ रहे हैं वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी जो मुसलसल चीज़ों को चेंज कर रही है वो डिसरप्टिव है। ऑल्सो स्टेट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, 2 एग्जाम्पल्स दे देनी है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की। अब पूरा चैप्टर भरा पड़ा था एग्जाम्पल, उन्होंने ये नहीं कहा 2 सेक्टर्स बताओ जहाँ डिसरप्शन हुई है, 2 एग्जाम्पल्स बता दें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की। किताब ने खुद एग्जाम्पल दी हुई है ब्लॉकचेन की, इग्नोर कर दें, मुश्किल एग्जाम्पल है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आप कैसे कहेंगे फिर? ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेट, ऑटोमेटिक कॉल्स, सोशल मीडिया की वर्किंग्स, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आप इन सबको उठा के डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो कोई सी 2 एग्जाम्पल आपने सेक्टर की नहीं देनी, टेक्नोलॉजी की, कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो सेक्टर में चेंजेस आएंगे। तो इंटरनेट, ऑनलाइन जो वो हैं एजुकेशन या ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल में जो पहले मैनुअली काम करते थे लेकिन अब मशीनरी यूज़ हो रही है। टेक्सटाइल में जैसे मैनुअली काम करते थे मशीनरी यूज़ हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि मशीन्स डिज़ाइन टू मेक टी-शर्ट्स, ऑटोकैड मशीन्स, कंप्यूटराइज्ड इंजन या कंप्यूटराइज्ड डैशबोर्ड ऑफ कार्स। कहने का मतलब है कि बहुत सारी जहन में बातें आ सकती हैं तो समझाने के लिए। तो आपने ये तो एग्जांपल्स दी, उसको लिखा जल्दी से, टाइम देखा 3 मिनट टोटल गुजरे थे, आपने कहा वाह तो गेम मज़ेदार हो गई। इसे पढ़ा, थोड़ी सी सिचुएशन और सवाल, जो टाइप 2 सवाल नहीं होते जिस तरह के कि सिचुएशन बता के आपसे पूछा रटा ही जाता है। FT डिज़ाइन असेंबल पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट हाई एंड टैबलेट्स। FT वाले बड़े अच्छे टैबलेट्स बनाते हैं। FT इज़ नोन फॉर यूनिक डिज़ाइन एंड रिकग्नाइजेज इट इज़ देयर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग। ये अपने टैबलेट्स को अपनी कोर प्रोडक्ट मानते हैं। ड्यू टू अ रिसेंट सर्ज इन डिमांड, FT इज फेसिंग चैलेंजेस इन मीटिंग कस्टमर्स ऑर्डर इन अ टाइमली मैनर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी।
रिसेंटली डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ें जो है वो मुश्किल होती जा रही हैं, आपको चैलेंजेस आ रहे हैं कस्टमर के ऑर्डर टाइमली बेसिस पे पूरे करने में विदाउट कंप्रोमाइजिंग। टाइमली तो कर सकते हैं, जल्दी से करके देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब किए बगैर कस्टमर्स की नीड को मीट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। FT इज़ कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ टू मीट द डिमांड। FT अब सोच रहा है कि वो कुछ चीज़ों को आउटसोर्स करें। इस जुमले के ऊपर लिखा होना चाहिए था इग्नोरिंग द डिस्कशन गिवन इन अबव पैराग्राफ या नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अबव पैराग्राफ। सवाल ये है एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? प्रोवाइड रीज़न वाई FT शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू मीट द डिमांड। या FT को निकाल के पढ़ते हैं, प्रोवाइड रीज़न वाई एनी इंस्टीट्यूशन शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग टू मीट द डिमांड। क्यों किसी भी इदारे का आउटसोर्सिंग? तो आउटसोर्सिंग क्या होती है और आउटसोर्सिंग किसी भी इदारे को क्या फ़ायदा दे सकती है? ऑल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटी शुड कोई भी इदारा आउटसोर्स। तो अब अगेन सीधा सीधा सवाल है, लेकिन FT को बीच में हमने इसका वो करेक्टर ज़रूर देना है। तो पहले आउटसोर्सिंग बता देंगे कि आउटसोर्सिंग ये है जब एक एंटिटी अपनी कोई चीज़ किसी और से करवा लेती है जो उस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। फ़ायदा क्या होगा, क्यों करना चाहिए, टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी, फलाना, वो जो आउटसोर्सिंग के फ़ायदे हैं वो बता दें। हाँ, अब यही है कि चूँकि सिचुएशन दी हुई है तो हम कहेंगे कि जी हम अपनी डिमांड फुलफ़िल कर सकेंगे, हम कम टाइम में। अभी आउटसोर्सिंग के मसले उन्होंने नहीं पूछे इस पॉइंट में, बताएं क्यों करना चाहिए, ये नहीं कहा क्यों करें और क्यों ना करें। तो बेनिफिट्स पूछे हैं तो हमने बेनिफिट बता दिए। ऑल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटीज शुड FT आउटसोर्स। अब FT आउटसोर्स क्या करे, ये बात हमने पढ़ी हुई है कि असल में आउटसोर्स क्या करना चाहिए, कोई भी और काम, कोर एक्टिविटी आउटसोर्स नहीं करनी चाहिए। तो हम कहें आप कोर एक्टिविटी नहीं, कुछ और चीज़ें आप आउटसोर्स कर सकते हैं, कोर एक्टिविटी अपने पास रखें। अब चूंकि सवाल ने बड़े वाज़े तरीके से हमें बताया कि इनका कोर एक्टिविटी क्या है, टैबलेट्स, तो आप कहें कि टैबलेट्स वाला काम ये अपने पास रखें, लेकिन उससे रिलेटेड जो काम है और उससे कनेक्टेड जो बाकी काम है, डिज़ाइन वगैरह से हट के जो बाकी काम है वो आउटसोर्स करता है। तो आउटसोर्सिंग पूछी, उसके फ़ायदे पूछे और कौन सी चीज़ आउटसोर्स करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए ये पूछा, लेकिन FT को बीच में डाल दिया और आपने FT को साथ साथ इस्तेमाल किया। डन। क्वेश्चन 4 को मैं नहीं डिस्कस कर सकूंगा क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स वाला है और अभी हमारे सिलेबस से निकल गया है। यानी अगर उस वक्त ये सिलेबस में ना होता तो गालबन यहाँ उन दो में से कोई एक होता। कौन दो? ट्रकर और AAA। ठीक है, ये दो मॉडल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन दो मॉडल्स में से पेपर में सवाल आए। क्योंकि उस चैप्टर में अब ये दो ही मॉडल बच गए हैं, तीसरा IKF वाला होता था वो ख़त्म हो गया है। हाँ, जनरल सवाल हो सकता है कि एथिक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जनरल तबसरा रट्टे वाला आपसे करवाया जा सकता है। तो अब चैप्टर 9 के ये दो मॉडल्स को आपने उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी 7 और 8 को दे रहे हैं। तो 7, 8 और ये दो मॉडल समझें आपका MFA 60-65% तैयार। देन पेस्टल की ओवरऑल सेंस डेवलप हुई हुई है। तकरीबन हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में एक आध दफ़ा ऐसा होता है कि पेस्टल का सवाल आ जाता है। अभी मत सोचिएगा कि अब अल्टरनेट अटेम्प्ट में है तो अब शायद नहीं आएगा, इस तरह से नहीं, ये किस्मत पे डिपेंड करता है। तो मैं ये वाला सवाल करने के बाद फिर जाता इस छोटे सवाल पे जो मैं नहीं जा सका। अब मुझे उन दो में से चूज़ करना है, मैं चूज़ करूँगा पेस्टल, जो कि मुझे पेस्टल मज़े का लगता है। जॉनसन्स कॉल्स, असूलन जॉनसन्स कॉल्स चैप्टर 8 में आता है, तो ये तो मैंने घोल के पिया हुआ होना चाहिए, तो मुझे ये चूज़ करना चाहिए था। लेकिन अगेन अब अगर मेरी ज़ाती चॉइस पूछें तो मुझे पेस्टल ज़रा ज़्यादा लॉजिकल बात लगती है, मज़े की बात लगती है, तो मैं मज़े वाली बात पहले करूँगा, फिर बाद में रट्टे वाली बात। रट्टा लगाने के लिए इतने सारे लोग हैं ना, आप बस मुझे बताते जाएंगे स्टेप, हम ढूंढते जाएंगे। पक्की बात है ना, याद है ना? अल्लाह खैर करे। लें जी, SBS ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने हमारे दायरे का जिक्र किया। हम इसके लिए IKF के बहुत मशहूर हैं। जब आपने सोच लिया कि मैंने करना क्या है, सवाल को ऐसे कर लिया, तो फिर सवाल को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। वरना क्या होता है, लोग पहले पॉलिटिकल पे आके खड़े होते हैं, फिर सवाल को एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कुछ मिस ना कर दिया, फिर दोबारा से पढ़ते हैं और पॉलिटिकल की 2 लाइनें निकालते हैं, फिर सोशल पे आके खड़े होते हैं, फिर सवाल को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे करना ही नहीं है। हमने हेडिंग्स लगा दी हैं,
पढ़ते जाएंगे, जो जो चीज़ जहाँ फिट होती गई करते जाएंगे, और अल्फाज भी कोशिश करें नहीं कि उठा लें, अपनी जहमत ही ना करनी पड़े। जी आइडियली इस तरह के सवाल को 2 पेज, क्योंकि मतलब वो बहुत ज़्यादा लिखने लिखाने का, 2 पेज का मतलब एक पेज पे आप औसतन 5 नंबर का लिख रहे हैं। 5 नंबर के लिए आईकेप की शीट बड़ी बारीक सी होती है, शायद मेरे ख्याल में 29-30 तो लाइनें होती हैं उसमें, काफ़ी बड़ा पेज है उनका। जी मैं ये कह रहा था कि एक अप्रोच ये भी हो सकती है ना कि जो मिल जाए चीज़ उसको काट दें, तो फिर इस तरह ये भी नहीं डाउट रहेगा कि मिस नहीं होगी कोई चीज़। ऐसा भी हो सकता है। असल में मतलब जो मिलता जाए उसे काटते जाएं इस तरह से, और ज़रूरी नहीं कि हर लाइन में कुछ मिले भी। तो एक भाई ने कहा कि अगर हम उसे काटते जाएं जो मिलता जा रहा है, फिर क्या होता है, ऐसे कई दफ़ा आपने पॉलिटिकल में एक चीज़ पॉलिटिकल के हिसाब से इसे पढ़ा, उठा के पॉलिटिकल में डाल दिया, दोबारा सोशल के हिसाब से पढ़े ना, अगर आपने वो लाइन काटी हुई है, कोई पता नहीं उस लाइन से एक सोशल का मतलब भी निकलता हो जब आपने काट दिया है। तो इसलिए अगर आपने एक दफ़ा लाइन पढ़ी और लाइन पढ़ के आपको लगा ये पॉलिटिकल भी और सोशल भी है, तो आपने उसी वक्त उस लाइन को पॉलिटिकल में भी फेंक दिया, सोशल में भी फेंक दिया, फिर अगली लाइन पे आए। तो कहने का मतलब है कि आपको मल्टीपल टाइम सवाल नहीं पढ़ना होगा, एक दफ़ा ध्यान से पढ़ना होगा। हाँ, फैक्टर्स फेंकने से पहले एक दफ़ा सवाल को तेज़ी से पढ़ लें, एक ओवरऑल सेंस डेवलप करने के लिए, फिर ध्यान से पढ़ते जाएं और उठा उठा के फैक्टर फेंकते जाएं। SBS रेनोल्ड, तो क्या करें, मतलब प्रोडक्ट लॉयल्टी भी तो होती है ना, मतलब मोहब्बत तो है ना। ठीक है जी। SBS रेनोल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर इज ऑफरिंग, जल्दी से पहले जल्दी वाला पढ़ना है, रेंज ऑफ डिग्री कोर्सेज इन बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, फलाना 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 एंड सप्लाई चेन। द स्कूल ऑफ बिजनेस, द स्कूल बोस्ट अ स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, सारी हमारी बातें हैं, हाई क्वालिटी रिसर्च, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। मैं कहता हूँ सब कुछ। SBS हैज़ बीन रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ एक अकेला इंसान है जो कि ग्रांट्स दे रहा है इदारे को, ताकि जो है ना to support its futuristic educational activities due to political instability and deteriorating economic situation in country, एजुकेशनल सेक्टर को एक्सपीरियंस हुआ है कोई डिक्लाइन फलाना फलाना। फर्दर अंडर कंसिडरेशन है कि ग्रांट जो यूनिवर्सिटी को सिर्फ और सिर्फ HEC की रिकमेंडेशन पे दी जाए, और एक बिल शिल भी उसके बारे में पास हो रहा है। कंपेटिटिव रहने के लिए आपने हैवीली इन्वेस्ट कर दिया है सॉफ्टवेयर पे, टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन प्रोग्राम्स पे, स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स बोथ ऑनलाइन एंड इन पर्सन, इसमें थोड़े से मसले हैं अभी ऑनलाइन में। It also reserving seats and offering scholarship for international students working on student faculty exchange program with world class university। लॉन्ग टर्म प्लान में जो है वो वेरियस ऑनलाइन प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और फैसिलिटेशन ऑफिसेज मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ओपन करने के लिए, जहाँ से आपको अच्छी कोलैबोरेशन मिल सकती है। अच्छा ओवरऑल थीम है, तेज़ी से पढ़ा, अब लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जहन में सोचना है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इनमें से जो चीज़ जहन में आती जाए। SBS रिनोन्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर है, यहाँ तक तो हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नज़र नहीं आया। पेस्टल इज़ बाहर के फैक्टर्स जो आपको इम्पेक्ट कर रहे हैं। ऑफरिंग अ रेंज ऑफ डिग्री कोर्सेज इन बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, HR, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पता लगा है कि एक कॉलेज है जो कोर्सेज करा रहा है। धक्के से सोशल में डाला जा सकता है कि हम स्टूडेंट्स, हम एक ख़ास एज ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें एक ख़ास एज ग्रुप के ऊपर सोचना है। क्योंकि हम कोर्सेज करा रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ही सीनियर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ये ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा PhD के बाद किए जाने वाले बहुत हैवी बड़े प्रोफेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो सोशल में हम डाल सकते हैं कि हमारी ऑडियंस हमें समझ आ रही है कि वो समझें तकरीबन 12th ग्रेड से लेके 16-18 ग्रेड तक के दरमियान के लोग हैं। या अगर मैं एज वाइज कहना चाहूँ तो FSC कितनी एज में लोग कर लेते हैं? 16, 17, 17, 18 की एज में कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो एज ब्रैकेट है वो 18 से लेके 26-28 साल के दरमियान की है। नहीं, मैं मतलब यहाँ इनकी बात कर रहा हूँ, असल SBI की बात नहीं कर रहा, SBS की बात कर रहा हूँ। तो चाहें तो इसको वहाँ डाल सकते हैं सोशल में। धक्के से मैं डाल रहा हूँ, यानी कि प्रॉपर नहीं बनता, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बहरहाल आपकी सोसाइटी कौन सी है जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो ये स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, जो FSC से आगे के स्टूडेंट्स हैं। खैर, स्कूल boasts a strong faculty, high quality research, state of the art infrastructure and zero tolerance policy for quality education।
ये सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस इंटरनल में से एक्सटर्नल धक्के से निकालना चाहें तो निकालें, और हो सकता है हमें ज़रूरत ही ना पड़े हमें बाकी इन्फॉर्मेशन में से। तो कितनी अच्छी बात हो गई, पहला पैराग्राफ साइड पे हो गया, जैसे भाई ने कहा लाइन लगा दें उस पर। अगले उस पर SBS हैज़ बीन रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो हम पॉलिटिकल में आके कह सकते हैं सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। या अगेन SBS हैज़ बीन रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज़। आप पूरा जुमला उठा के लिख दें, उन्होंने कहा था ना रिलेट करो, तो हम कहेंगे ये है पॉलिटिकल वाली बात। ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ओह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, जो फैक्टर है जो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन कंट्री, कंट्री इज फेसिंग डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमिक फलाना। एजुकेशनल सेक्टर हैज एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन इन ग्रांट्स ओवर पास्ट ईयर। ठीक है, वो अब ऊपर आपने गवर्नमेंट सपोर्ट लिखा था तो आप कहें डिक्रीज इन गवर्नमेंट सपोर्ट ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ज़्यादा प्यारा जुमला भी बन गया, उन दो को जोड़ा भी जा सकता है और उनके साथ तीसरा जुमला भी लिखा जा सकता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिल रही हैं लेकिन अब रिडक्शन इन ग्रांट्स फेस की जा रही हैं गवर्नमेंट की जो आपको मिल रही थी। Further, it has been under consideration that grant shall be given to a university only on recommendation of HEC। ठीक है, अब लीगल मसलों मसाइल हैं कि HEC नामी अथॉरिटी अलाउ करेगी तो वो होगा, एंड इट्स रिलेटेड बिल हैज़ रिसेंटली बी प्लेस्ड बिफोर नेशनल असेंबली। तो दो बातें हो गई, अप्रूवल, अब ये एक थ्रेट है, अप्रूवल कैन बी डिपेंडेंट ऑन HEC रिकमेंडेशन, अ न्यू बिल इज़ इन लेजिस्लेशन प्रोसेस, या जो उन्होंने कहा है अ न्यू बिल हैज़ रिसेंटली बी प्लेस्ड बिफोर नेशनल असेंबली। In order to remain competitive, SBS has invested heavily in latest software and technology for education program. Technological factor में हो गया using latest software and technology to ensure smooth delivery of lectures both online and in person। या आप कह सकते हैं कि latest software and technology required for online and in person classes। जी अब अगेन मतलब फैक्टर तो है ना, यानी हमने देखना है पेस्टल हमें कैसा अफेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे हमें ऐसा अफेक्ट कर रहा है कि ये चाहिए जो हमने ले लिया है, तो उस फैक्टर ने हमें इम्पैक्ट तो किया है ना, तो इम्पैक्ट होने के बाद क्या हुआ है, हमने वो ख़रीद लिया है। या यूँ कह दें कि वी हैड टू इन्वेस्ट इन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड फलाना। घूम फिर के बात ये लिखनी है कि लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। It is also reserving seat and offering scholarship for international students and is working on student and faculty exchange program with world class universities। इस जुमले का क्या करें, सोशल। अब दुनिया में ये चल रहा है कि इधर के बच्चे वहाँ, उधर के बच्चे यहाँ, इधर की फैकल्टी वहाँ, उधर की फैकल्टी वहाँ, तो सोशल के अंदर आप ये जुमला अगर आपको नहीं इंग्लिश समझ आ रही है तो एज इट इज उठा के वहाँ पे लिख दिया। SBS long term plan include launching various online program for international student and opening facilitation offices in country। हाँ जी, अब अगेन सोशल लग रहा है, लॉन्चिंग वेरियस ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मार्केट में आपको एंट्री मिल रही है, तो हाँ टारगेट मार्केट मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी है, सोशल है, इकोनॉमिक में चीज़ें लिखी हुई हैं, पॉलिटिकल में लिखी हुई हैं, लीगल इकोलॉजिकल नहीं है। सवाल को एक दफ़ा देखेंगे और अगर नहीं मिला तो ठीक है, जो नहीं मिला तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, ठीक है। इन कंट्रीज़, अब हम निकालेंगे ज़बरदस्ती कैसे निकालेंगे, इन कंट्रीज़ विद हाई पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और अब इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ऐड हो रहे हैं। अब इकोलॉजिकल कहाँ से निकालें, इकोलॉजिकल है जिसमें आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहीं नहीं है, कहाँ है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स। आप यहाँ बैठ के दूसरे मुल्कों को सर्व कर रहे हैं, आपके लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, जब ट्रैवल नहीं कर रहे तो जहाज़ों का ईंधन नहीं लग रहा, पेट्रोल नहीं लग रहे, इस तरह से काम नहीं हो रहा। जब ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं तो बच्चे क्लासों में आके बैठ नहीं रहे, AC नहीं चल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं क्रिएट हो रही, माशरे को डैमेज नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ अल्टीमेटली आपकी फ़िज़िकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है।
तो कभी भी पेपर में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर दिया और उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो तो हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कागज़ के इस्तेमाल को घटाता है, दरख्त बच जाते हैं, उतने दरख्त कत्ल होने से बच जाते हैं। ठीक है, हाँ जो फिज़िकली, भाई फिज़िकल कॉलेज का मतलब है लोग आएंगे वो पेट्रोल साड़ते हुए आएंगे, पेट्रोल पे खर्चा होगा उसके अलग मसलो मसाइल, धुआं निकलेगा उसके अलग मसलो मसाइल, नॉइज़ क्रिएट होगी अलग मसलो मसाइल, मोहल्ले वाले तंग होंगे अलग मसलो मसाइल, हमें एसी चलाने पड़ेंगे हम तंग होंगे। हॉस्टल में साथ आबादी बढ़ गई है लोगों की, जी जो आबादी बढ़ गई है लोगों की, हॉस्टल हाँ पॉपुलेशन ओवर जो हुई है लोगों की। हाँ, पॉपुलेशन के मसलों मसाइल, जब जितने ज़्यादा लोग हॉस्टलों में रहेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हब्स क्रिएट होगा, उतना गर्मी पैदा होगी, उतनी परेशानी होगी। तो अगेन इकोलॉजिकल ना उसके लिए ज़रा ज़्यादा लंबा सोचना पड़ता है। सवाल एक्सप्रेसली बता दे तो अच्छी बात है, ना बताए तो ऑनलाइन के अंदर आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑन ऑनलाइन डिवाइसेस एंड शिफ्टिंग टू ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैन हेल्प अस मेक एनवायरनमेंट सस्टेनेबल। ऐसा वर्ड है कि एग्जामिनर भी गलबाजियाँ करता रह जाएगा कि बच्चा कह सही रहा है लेकिन पता नहीं क्या इसको पता है कि ये क्या कह रहा है। तो आप कह देंगे यूजिंग डिवाइसेस या यूजिंग ऑनलाइन सिस्टम एनवायरनमेंट कैन बिकम मोर सस्टेनेबल। प्यारा सा जुमला, कुछ ना समझ आए आपने ये उठा के लिख देना, लेकिन कम से कम को आईटी शाईटी हो सवाल में। तो आईटी हमेशा मैक्सिमम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। डन जी। हाँ, अब अगेन वो भी डिपेंड करता है कि वो कितने कंप्यूटर्स को ख़त्म करके वो चंद कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सवाल हमने किया पेस्टल एनालिसिस। इस तरह से धक्के से हम इकोनॉमिकल में भी डाल सकते हैं कि वो फॉरेन कैंपसेस खोल रहे हैं तो उससे फॉरेन रिजर्व आएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा, जिससे वो गवर्नमेंट अगेन हमने गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं सोचना, हमने देखना है कि इन फैक्टर्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब इकोलॉजिकल में चूँकि वहाँ पे वो फैक्टर कोई नहीं दिया हुआ, तो हमने नहीं कहा कि इकोलॉजिकल का ये अच्छा जवाब है, हम कह रहे हैं ये धक्के वाला जवाब है। तो बाकियों के तो हमें सही जवाब मिल गए, तो धक्के वाला जवाब देने की का फ़ायदा ही कोई नहीं। आप समझ आए आई के अपने हर फैक्टर के 2 नंबर क्यों रखे थे मार्किंग स्कीम में? चूँकि छठा था ही नहीं, इकोलॉजिकल दिया ही नहीं था इन्होंने। लेकिन ज़ाहिर है पेपर में बंदा कहता है कि मेरी तो कंप्लीशन हो पूरी, तो अगर कुछ इस तरह से धक्के से आप उसको एलोकेट कर दें तो भी चल जाएगा। हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जी, स्कूल बूस्ट स्ट्रॉन्ग फैकल्टी हाई क्वालिटी रिसर्च, सर इस सेंटेंस की समझ नहीं, मतलब ये कोर्स तो पहले उसने बता दी, ये लेते हैं सर। हाँ नहीं देखें, बात ये कि पहले वो बता रहे हैं कि हम क्या कोर्सेज दे रहे हैं, फिर हमारे पास हम किन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फैकल्टी को, हाई क्वालिटी रिसर्च को, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये कोर्सेज देते हैं और ऐसे देते हैं। इसके लिए SBI के बाहर लिखा हुआ विजन पढ़ना होगा, हम स्टूडेंट्स को क्या देते हैं और कैसे देते हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है कि यूजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्फाज आपको नज़र आएंगे, आपको लगेगा कि ये सवाल जो है ना किसी ने हमारा विजन चोरी करके जो है ना सवाल बनाया है। तो उसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब क्या है स्टेट ऑफ आर्ट? स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब बहुत ही खूबसूरत, स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं किसी आलीशान खूबसूरत बनी हुई चीज़ को, कि यार बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। मतलब आर्ट का मतलब समझें, आर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं भला? फन। हाँ, तो फिर वो नहीं समझ आएगा। हाँ, वो फिर तो मतलब आर्ट का एक बड़ा आला नमूना है, खूबसूरती का एक बहुत प्यारा मुजस्समा है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत कुर्सियाँ हैं, बड़ी महंगी जो है वो LED स्क्रीनें लगी हुई हैं, छत पे सफ़ेद रंग हुआ हुआ है, सफ़ेद अंदर फ्रंट ऑफिस में शीशा ही शीशा लगा हुआ है हर तरफ। जहाँ देखें फ्रंट ऑफिस कहाँ होते हैं कॉलेजों के खूबसूरत, आप ये देखेंगे हमारा फ्रंट ऑफिस कम से कम बड़ा खूबसूरत है, कि वो अच्छी फील आती है कि हाँ भाई, मतलब वालिदैन को भी बंदा ला के वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। वरना गुर्बत ज़्यादा से फ्रंट ऑफिस पे तो बिल्कुल ही ना एक पतली सी गली बना देते हैं लोग के, बस इतनी सी जगह हो कि बस लोग आके एडमिशन करा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब अलग अलग असल में आपने एक जुमले में 3-4 कवर कर दिए कॉलेज, तो वो एटलीस्ट एक आने वाले को कंफर्टेबल फील हो। तो हम जो तोड़ फोड़ करनी है हम पीछे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट ऑफिस को ना हमने एक अच्छी लग्जरी फील दी हुई है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब सर ये वो रिसोर्स कैंसिल की वजह से हमारे स्टैंड है।
हाँ, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारे कोर्सेज हैं और ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो खैर अगेन चूँकि वो इंटरनल था तो हमारी ज़्यादा तवज्जो थी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, हमने बात की। जल्दी से आगे चलते हैं, दामन वक्त में गुंजाइश कम है हमेशा की तरह। 6 स्टेप आइडेंटिफाई, मेरे सामने नौजवाना ने मिलत बैठे हैं। स्टेप 1 आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी आप कहेंगे स्टेप 1 और नीचे लिखेंगे कि आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्या होता है स्टेप 2 जी? क्रिटिकल कंपिटेंसीज समझें जो चाहिए ऊपर वाले कोर वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स तक पहुंचने के लिए। तीसरा क्या करें? डेवलप करें वो वाले कंपिटेंसी का लेवल। चौथा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर समझें उसके क्या हो सकते हैं। पांचवा फिर से डेवलप करें, एम्फसाइज करें, कोशिश करें उसके ऊपर तवज्जो दें उनको वहाँ तक लेके जाने की। और आखिरी मॉनिटर करें कि क्या क्या है और अगर कोई डिफरेंस वगैरह तो क्यों आ रहा है। पहला आइडेंटिफाई करें। अब अगेन आपने इतना तो ठग करके लिख देना है और कहना है कि चलो शुक्र है 10 में से कुछ 4-3 नंबर तो मेरे सीधे हो गए, कॉन्फिडेंस आएगा। फिर थोड़ा थोड़ा सा करके आइडेंटिफाई करते हैं। अब सवाल एक दफ़ा पढ़ते हैं। मैनेजमेंट टीम एज 24/7 अ कॉल सेंटर नोटिसेस दैट देयर कॉल हैंडलिंग टाइम्स वन ऑफ देयर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं वो? आपकी झोली में उठा के जवाब डाल दिया। ना कह देते वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो बच्चा सोचता है कि अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होगा, मतलब पूरा लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर डाला। तो स्टेप 1 तो आपको सवाल ने मुफ्त दे दिया। खैर तकरीबन सारी मुफ्त दी हैं। आपने हिसाब लगाया है कि एवं डर ही होता है सिनेरियो का। अगर गेम समझ आई हुई हो ना तो सिर्फ आपने डाटा पुट करना होता है जी। नहीं, असल में उन्होंने कहा अगर घुमा के सवाल हो, इस तरह का सवाल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी पिछले पेपर में 10 नंबर का ये, 10 नंबर का वो, टोटल कितने नंबर आए हुए हैं? 10 ये, 8 ये, 18, 18 6 24, 24 और 10, 34 नंबर के थ्योरेटिकल सवालों में से 20 नंबर के वो सिनेरियो हैं जिनको आप कह रहे हैं कि हाँ इस तरह के सवाल आ जाएं फिर तो मज़ा है। तो इस तरह के सवाल आ जाएं क्या? यही तो आए हैं। कहने का मतलब है दिस इज़ लेवल ऑफ आई कैप। ये नहीं है कि आप कहेंगे आई कैप में जाएंगे तो जन्नाती सवाल आएंगे। मैं मिड टर्म में कुछ भी डाल देता ना, आप कहते सर मिड टर्म तो हो गया, आई कैप होगा या नहीं होगा, तो हमने जान के मिड टर्म के सवाल, आई कैप के सवाल उठा के मिड टर्म में डाल दिए। हाँ, कई दफ़ा क्या होता है कि इंडस्ट्री बताते हैं और कहते हैं इसके ऊपर पेस्टल करो या इसके ऊपर ये एनालिसिस कर दो या इसके ऊपर वो कर दो, स्वॉट एनालिसिस कर दो। तो इंडस्ट्री भी वो देंगे जो कॉमनली नोन होगी, जिस पे आप तबसरा कर सकते होंगे, जो आपकी अब तक की एजुकेशन ने आपको बताया होगा। और अगर वो मुश्किल बात की है तो सबके लिए की है। फिर आपको फ़ायदा होगा आपको फॉर्मेट का, आपको फ़ायदा होगा आपने जवाब को लिखना कैसे है, आपको फ़ायदा होगा आप अच्छे उस्तादों से पढ़े हुए हैं जिसमें बताया है कि आपने क्या क्या लिखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। और यकीन माने मैं लास्ट टाइम फेसबुक के कमेंट पे बड़ा सड़ गया, तो बच्चे ने कहा कि सर बस ये नहीं बताते कि सवाल सॉल्व कैसे करना है। मैं इतना अंदर तक ना जल गया, मैंने कहा भाई मैं आधा टाइम ही तवज्जो उस पर दे रहा होता हूँ कि क्या करना है किस तरह से। अब चूंकि अकाउंटिंग में क्या होता है कि टीचर सवालों को क्लास में लिखवा रहा होता है, दैट इज़ पार्ट। अकाउंटिंग में सवाल करा के वैल्यू आती है, थ्योरी में समझा के और बच्चों के अंदर से एक राइटर डेवलप करके आती है वैल्यू। आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दिन हम कहें चलो भाई ये सवाल है अब लिखो सारे के सारे, और मैं सुकून से बैठूं, चाय पीऊं, कॉफ़ी पीऊं, गेम शेम खेलूं। हाँ भी लिखा, कितने गंदे बच्चों नहीं ना लिख रहे, अब कल दोबारा लिखेंगे, तो मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो थ्योरियों का ये चक्कर नहीं होता, थ्योरी वाले ने समझाना होता है और लोगों को इनेबल करना होता है। अकाउंटिंग वाले को पता होता है मैं जितना मर्जी इनेबल कर दूँ, एंड पे करना तो इन्होंने वही है, तो समझाने की ज़रूरत नहीं। वो इतने सवाल करा के कि आपको इतना जिच कर देता है कि आप पेपर में भी जाके सवाल का कुछ ना कुछ कर के पेपर पास कर लेता है। कोई भी, मतलब अकाउंटिंग ऐसी ही होती है, ठीक है। मतलब मैं खुद भी अगर अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग को वो करता हूँ तो मैं भी सवाल करा के अशर कर देता हूँ, उलझन हो रही होती है क्या कर रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ की नेचर ऐसी है। मेरा दिल करता है मैं ब्रेक इवन के 2 सवाल कराऊँ और बच्चे इनेबल हो जाएं और सारे सवाल खुद करें। बट 2 सवाल करा के इनेबल करने के बाद उन्हें होमवर्क देने के बाद वो होमवर्क भी हमने कराना होता है, उनको कोई टेस्ट दिया है तो टेस्ट भी हमने सॉल्व कराना होता है। तो दैट इज़ नेचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। जी, आई क्या भाई नई तरह का सवाल दे देता है, जाहिर है।
लें जी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। लें जी, मैनेजमेंट टीम एक दो बार तेज़ी से पढ़ लें और फिर तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि एक मैप बन जाए। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था, ये उसमें अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट ये मानती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग और इनएडिक्वेट स्टाफिंग जो है मेन रीज़न है इस डिक्लाइन की वजह से। डाटा शो करता है कि अगर डिज़ायर्ड कॉल हैंडलिंग टाइम टू अचीव द कंपेटिटिव एडवांटेज इज 30 सेकेंड, अगर आप 30 सेकेंड के अंदर कॉल हैंडलिंग अच्छी कर लें तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त आपका कितना है 45 सेकेंड। इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू को देखते हुए मैनेजमेंट ने 3 एडिशनल स्टाफ हायर किए और एम्फसाइज कर रहे हैं एम्बिशियस ट्रेनिंग टारगेट्स वगैरह रिजॉल्व करने के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। मैनेजमेंट क्लोजली फॉलो कर रही है प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और उसने डिक्रीज़ नोट किया है कि वो 35 सेकंड तक आ गया है, 45 से 35 तक आ गया, अब आहिस्ता आहिस्ता 30 तक का सफ़र जारी है। फॉर सेकंड मंथ टारगेट इज़ रिड्यूस टू 30 सेकंड विच विल आउटबीट द कंपटीशन एंड 28 सेकंड इन थर्ड मंथ, और थर्ड मंथ में तो वो 28 सेकंड पे चले जाएंगे, ज़्यादा ही जज्बाती हो गए और मार्केट लीडर बन जाएंगे कॉल हैंडलिंग टाइम में। कॉल सेंटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने टाइम में कॉल को हैंडल करके और किस तरह से उसको आगे प्रोसेस करते हैं। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन हमने कर लिया है, रिलेट करें 6 स्टेप्स को। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई करें CSF, क्या है इनका CSF? कॉल हैंडलिंग टाइम इनका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। दूसरा क्या था भला? क्या क्रिटिकल कंपिटेंसीज आपको चाहिए वो करने के लिए? तो उन्होंने कहा जी प्रॉपर ट्रेनिंग और स्टाफिंग सही नहीं है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको समझ आ गया कि कौन सी कंपिटेंसी मिसिंग है, स्टाफ की ट्रेनिंग या स्टाफ का नॉलेज और एक्सपीरियंस, और स्टाफिंग कम है, इनएडिक्वेट है, कम है। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज और ट्रेंड या एक्सपीरियंस रिसोर्सेज आर दोज क्रिटिकल कंपिटेंसीज जो आपको चाहिए। डन? अच्छा, तीसरा क्या था जी? नहीं, KPI इतनी जल्दी नहीं आता, डेवलप करें। अब ये डेवलप आपने करना है तो हम कहेंगे जी 3 एडिशनल स्टाफ हायर कर लिए, वो वाली चीज़ कम करना शुरू कर दी। ठीक है, मॉनिटरिंग में थोड़ा सा आगे जो आप साथ साथ देख रहे हैं ना, 35 पे चला गया, 30 पे चला गया, ये बाद वाली चीज़ है। अभी आपने वो क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे आप एक अपनी डेवलप करना चाह रहे हैं? तो एडिशनल स्टाफ की हायरिंग हुई है और ट्रेनिंग वगैरह का भी जिक्र था कहीं, और सेटिंग एम्बिशियस ट्रेनिंग टारगेट्स ताकि ये इशू रिजॉल्व हो। सर जो तीसरा स्टेप है उसमें लेवल ऑफ क्रिटिकल कंपिटेंसी को डेवलप करना, मतलब उसने जो ऊपर दिया हुआ है कि 30 सेकंड तक या ना 40 सेकंड, ये बात नहीं, असल में ये वो है एंड रिजल्ट। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर न्यूमेरिक नहीं होता, अमाउंट्स में नहीं होता, नंबर्स में नहीं होता, लेकिन KPI नंबर्स में। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? कम टाइम में हमने आंसर करना है। कितने कम टाइम में आंसर करना है, ये KPI है। तो कम टाइम में आंसर करने के लिए क्या करना होगा? नया ज़्यादा स्टाफ रखना होगा, ट्रेन करना होगा। करते 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 हम उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे, और टारगेट क्या है? 30 सेकेंड। याद रखना है पेपर में जो CSF और कंपिटेंसीज हैं ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल है, क्वालिटेटिव चीज़ है, और जो KPI है वो क्वांटिटी है। अच्छा जी, तो क्या हुआ तीसरे स्टेप में? अब आप वो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एडिशनल स्टाफ लेके आ रहे हैं और ट्रेनिंग के आपने बड़े अच्छे से टारगेट्स रखे हुए हैं जिससे आप प्रॉब्लम को लगता है मीट कर लेंगे। चौथा क्या है जी? KPI। अब 2 मसले हैं, स्टाफ कम है और कॉल हैंडलिंग का टाइम ज़्यादा है इस तरह से। तो KPI क्या है जी? कॉल हैंडलिंग का टाइम 30 सेकेंड होना चाहिए, और स्टाफ की नंबरिंग उन्होंने नहीं हमें बताई कि कितने होने चाहिए, तो उसको हम कुछ नहीं बता सकते। तो हम कहेंगे एक KPI जो सवाल ने दिया हुआ है हमें वो क्या है? चूँकि अब खुद से नहीं सोचना कि क्या होना चाहिए, इनके हिसाब से जवाब देना है। ये सवाल बड़ा अच्छा होता है जो अपने ही सिनेरियो में आपको बाउंड कर देता है कि सिनेरियो में रहते रहते जवाब दें। डन? अच्छा जी, चौथा KPI हमने बता दिया। 5वां क्या है? उसको एम्फसाइज करना है कि KPI को KPI पे एम्फसाइज करना है कि आपने जुमला पढ़ के सुनाएं 5वें स्टेप का। डेवलप, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करते हुए अपनी क्रिटिकल कंपिटेंसीज को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना है।
तो हम कहेंगे कि हम साथ साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, हम साथ साथ टारगेट सेट कर रहे हैं, हम साथ साथ बंदे ऐड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं और हम बार बार इस चीज़ पे हैं कि हर अगले महीने हमें अब अपना टारगेट टाइम मज़ीद कम करना है। यानी आपका फोकस नज़र आ रहा है, अब आप उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं। Implementation of plans. हाँ, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, वो जो आपने प्लान सोचा अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और फाइनल चीज़ क्या है? मॉनिटरिंग। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉनिटरिंग जो है वो टाइम फर्स्ट मंथ पे 35 सेकेंड, सेकेंड मंथ पे 30 और थर्ड मंथ का जो टारगेट है वो 28 सेकेंड है। हम इसको साथ साथ मॉनिटर करेंगे और अपने एक्चुअल टारगेट के साथ मैच करते रहेंगे। तो अच्छी बात यह है कि इसमें इजाफी नहीं सोचना होता, इसमें से जवाब निकालना होता है। जो बोला उन्होंने बस वो जवाब हो सकता है, जो नहीं सोचा उन्होंने वो जवाब नहीं है। आपसे पूछा जाता सवाल देखिए कि कंपनी उसको ये मसले हैं बताओ वो क्या करे, तो फिर ओपन इंग्लिश लिखनी पड़ती। जो इस तरह के होते हैं जो मॉडल पूछ रहे होते हैं, ये देखने में टेढ़ा सवाल होता है, ये ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें आपने इसी के अंदर रहते रहते उनके सारे खाने फिल करने होते हैं। और जो खाली हो, जिसका कुछ नहीं होता, आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल KPI कोई ना दिया होता तो आप कह देते कि जी क्वेश्चन ने हमें KPI नहीं दिया। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉल हैंडलिंग टाइम का KPI 30 सेकेंड है, बट नंबर ऑफ स्टाफ का KPI हमारे पास नहीं है कि कितने लोग होने चाहिए। इतना ज़्यादा क्यों? वैसे ही ऊपर उसने कहा है कि हमारा एक हैंडलिंग टाइम है कॉल एंड एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, बस उसी के ऊपर ही सारी जद्दोजहद है। तो 10 नंबर हैं, देखने में लगता है नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप सवाल को इतने हिस्सों में तोड़ देते हैं, आप हेडिंग्स लिखते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो 3-4 नंबर वहीं हो गए। समझें तकरीबन एक नंबर उसको रिलेट करने का। अगेन मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी हर स्टेप को सही बताना और उससे सही रिलेट करने का एक नंबर सही बताना, स्टेप एक नंबर रिलेट करना। यानी कि ये 10 नंबर के सवाल में एलोकेटेड मार्क्स फॉर चेकिंग 12। इस सवाल की जो मार्किंग स्कीम है उसने अपनी तरफ से 12 नंबर रखे थे इस सवाल के लिए कि किसी ने अंडर परफॉर्म भी किया हो तो 30% अंडर परफॉर्म करने वाला बच्चा भी शायद 8 नंबर ले ले 10 में से। डन। तो टेक्निकली एक्चुअल पेपर का लेवल ये है। तो कभी भी परेशान नहीं होना। मतलब मैं सेशन के बीच में टेस्टों में कई जगह आपको परेशान करने की कोशिश की, लेकिन अब सेशन एंड हो गया है। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि ICAP आपको छोटा बच्चा ही काउंट करता है और आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालता पेपर में। पूरे MFA के मैनेजरियल पोर्शन में एक आध सवाल कभी कभार टेढ़ा होता है और इस वाले में हमें कोई टेढ़ा नज़र नहीं आ रहा सवाल। इसमें उसने स्टैट के ऊपर गुस्सा निकाला था। स्टैट में एक अननोन एरिया जो कि किताब ने एक्सप्लेन नहीं किया था, वहाँ से सवाल बनाने की कोशिश की थी। स्टैट तो अब खैर है ही नहीं, उसका हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं। जी ठीक है, अब है नहीं ना, तो वो कह रहे हैं काश स्टैट होता सिलेबस में। इस पेपर का सबसे वर्स्ट सवाल जो सबसे कम लोगों ने आंसर किया वो स्टैट वाला है, क्योंकि अगेन आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने पूछ लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने उसे आंसर नहीं किया। हाँ, अब बहुत मुश्किल पेपर मैनेजरियल पोर्शन या न्यूमेरिकल, ये भी तो प्रॉब्लम है ना। तो मतलब किसी और पोर्शन के कचरे की वजह से मेरा पोर्शन तो ना उसके ऊपर तो दाग मत लगाएं। मेरा तो कितना हसीन पोर्शन है। और ये देखें ना आप, मेरे पोर्शन में क्या है, कितना